नमस्कार, मैं रविश कुमार। राजनीति में नैतिकता की सबसे बड़ी खूबी यह है कि कहां और कब से लागू हो कोई भी तय कर सकता है, और जो इसका हिसाब करने निकलेगा वो गणित में फेल होकर केमिस्ट्री में टॉपर बनकर निकलेगा। राज्यपाल कौन बनेगा, कैसे हटेगा, ये दो वक्त है जब पता चलता है कि राज्यपाल भी होते हैं। संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा के जो मॉडल होते हैं वो अस्थायी, मनमाने और सरकार सापेक्षिक होते हैं। सत्ता पक्ष के लिए कुछ और विपक्ष के लिए कुछ। यह तस्वीर पूर्व चीफ जस्टिस पी सदाशिवम के केरल पहुंचने की है। हवाई अड्डे पर स्वागत के वक्त वो उचित ही प्रसन्न दिख रहे हैं। चीफ जस्टिस के बाद अब वे राज्यपाल भी बनने जा रहे हैं। शुक्रवार को शपथ लेंगे। भले ही दिल्ली में लोग बयानों में उलझे हैं कि किसी चीफ जस्टिस को राज्यपाल बनना चाहिए या नहीं, कांग्रेस ने ही चीफ जस्टिस दिवंगत रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा का सांसद बनाया था। चीफ जस्टिस तमाम आयोगों के अध्यक्ष बनते रहे हैं, कानून सुधार पर सरकार की बनाई कमेटियों के अध्यक्ष बनते रहे हैं, तो राज्यपाल क्यों नहीं। 1997 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस फातिमा बीबी को भी रिटायरमेंट के बाद तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया था। जब सेना प्रमुख, गृह सचिव, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राज्यपाल बन सकते हैं तो चीफ जस्टिस क्यों नहीं। परंपरा नहीं थी तो क्या अब नई नहीं बन सकती। शायद सदाशिवम एक नई परंपरा बनाने की तरफ कदम बढ़ाते हुए प्रसन्न नजर आ रहे थे इन तस्वीरों में। परंपरा के अलावा कोई नियम है जो राज्यपाल बनने से रोकता है? कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई तमाम दलों के आरोप हैं कि अमित शाह को जमानत देने के कारण उन्हें पद से नवाजा गया है। क्या वाकई ये आरोप दूर तक टिकता है? जिसका जवाब देते हुए सदाशिवम ने कहा कि किसे पता था कि अमित शाह एक दिन बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएंगे। हमने मेरिट के आधार पर फैसला किया और उन्हें कोई क्लीन चिट नहीं दी है। तुलसीराम प्रजापति केस में जो दूसरी एफआईआर दर्ज की गई थी उसे रद्द किया गया। 2 एफआईआर नहीं संभव है। सोहराबुद्दीन केस को महाराष्ट्र मैंने शिफ्ट किया। उसी फैसले में अदालत ने सीबीआई को शाह के खिलाफ पूरक चार्जशीट दायर करने की अनुमति भी दी। वैसे मैंने तो कई दलों के मामले में फैसला दिया है। मेरे खिलाफ इस तरह की बातें दुखद हैं। सदाशिवम ने कहा कि अगर मैं इस प्रस्ताव को मना कर दूंगा तो गांव में खेती करनी पड़ेगी। यह भी ठीक है, खेती करने से बचना हो तो राज्यपाल बन जाना चाहिए। इस अप्रैल में रिटायर होने के वक्त ही पी सदाशिवम ने कहा कि अगर उन्हें कोई संवैधानिक पद मिला तो स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जज के तौर पर हमें तनख्वाह तो सरकार से ही मिलती है, तो क्या हम सरकार का फेवर करते हैं? जजों को रिटायरमेंट के अच्छा आइडिया है, आर्गुमेंट है। जजों को रिटायरमेंट के बाद पद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर सहमति से फैसला हो तो मैं लोकपाल भी बनने के लिए तैयार हूं। वैसे सदाशिवम के फैसले के कारण ही नरेंद्र मोदी को नॉमिनेशन पेपर में पत्नी का नाम लिखना पड़ा था। फिर भी कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि देश में कई पूर्व चीफ जस्टिस मौजूद हैं, सिर्फ इन्हें ही क्यों चुना गया? पहले कभी चीफ जस्टिस को राज्यपाल नहीं बनाया गया है। 2 मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति तक बने हैं। कोई साजिश नजर आती है। उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह को खुश करने के लिए जरूर कुछ किया होगा। बीजेपी बताए कि उसने जजों को रिटायरमेंट के बाद पद न देने के अपना स्टैंड क्यों बदला है। दरअसल समस्या यही है, गूगल के दौर में तुरंत का तुरंत सबका खतियान निकल आता है। कांग्रेस, बीजेपी सबका। 2012 में अपनी पार्टी के लीगल सेल के कॉन्फ्रेंस में अरुण जेटली का भाषण इस मामले में प्रासंगिक हो गया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि जजों में रिटायरमेंट के बाद पद लेने की जो होड़ है उससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर असर पड़ रहा है। न्यायिक फैसलों के जरिए रिटायरमेंट के बाद के पद बनाए जा रहे हैं। जजों का कार्यकाल तय कर दिया जाना चाहिए और उनका पेंशन उनके आखिरी वेतन के बराबर हो। जेटली की बात का समर्थन तब के पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भी किया और कहा कि रिटायरमेंट के बाद जजों को 2 साल तक के लिए कोई पद नहीं देना चाहिए, वरना सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोर्ट को प्रभावित कर सकती है और इस देश में स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। गडकरी ने कहा कि मैं यह बात जिम्मेदारी से कहता हूं कि रिटायर होने से पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए तय हो जाता है कि कौन सा आयोग किसको मिलेगा। समस्या यही है, दोनों ने इतनी जिम्मेदारी से बात कह दी कि अब उसी बात की जवाबदेही पूछी जा रही है। आखिर विपक्ष में रहते हुए कही गई इन अच्छी बातों का सत्ता में आने पर कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए। जेटली के बयान का यह अंश बीजेपी का पीछा कर रही है कि जजों में बैलेट बॉक्स का अनुसरण करने की जो प्रवृत्ति है उससे बचने की जरूरत है। इतना ही नहीं, जब फरवरी 2013 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस काटजू ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की आलोचना की, तब जेटली ने जवाब दिया था, अभी भी ट्राइब्यूनल अर्ध न्यायिक पदों का सिस्टम चलता आ रहा है जो इन रिटायर्ड जजों से भरा जाता है। सेवानिवृत्त जजों को याद रखना चाहिए कि ल्यूटियन दिल्ली के बंगले का किराया राजनीतिक तरफदारी से नहीं बल्कि राजनीतिक तटस्थता से तय होना चाहिए। इतनी अच्छी बातें हैं कि दीवारों पर लिखी होनी चाहिए।
दो तरह के जज होते हैं, एक जो कानून जानते हैं और दूसरे जो कानून मंत्री को जानते हैं। अरुण जेटली का यह अमर वाक्य क्या सदाशिवम पर भी लागू होता है, या वो तीसरे प्रकार के जज हैं जो किसी को नहीं जानते फिर भी राज्यपाल बन जाते हैं? क्या चीफ जस्टिस ने वाकई पद की गरिमा कम की? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। प्रशांत भूषण जी हैं हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के वकील, आम आदमी पार्टी के सदस्य भी, प्रभात झा सांसद हैं बीजेपी के, जस्टिस RS सोढ़ी साहब का लिंक अभी मिल नहीं रहा है लेकिन हम फोनों पर ट्राई करेंगे, आलोक शर्मा जी हैं कांग्रेस के नेता, और डॉक्टर आदिश C अग्रवाल एडवोकेट हैं और चेयरमैन है ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का। हंगामा आपने ही शुरू किया था तो बात आपसे शुरू करते, क्यों विरोध कर रहे हैं? परंपरा नहीं थी, कोई कानून तो नहीं मना है कि आप चीफ जस्टिस को नहीं बना सकते, बन गए, ठीक है। क्योंकि जस्टिस सदाशिवम जो हैं ये कॉलेजियम के मेंबर रहे हैं। हाँ, ये पहली बार जो है कॉलेजियम का सिस्टम जस्टिस वर्मा ने 6/10/93 में चालू किया। हाँ। उसके बाद के जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट में हो, उनको जज लगाने का अधिकार होता है। सही बात है, ठीक है। तो इन्होंने जस्टिस सदाशिवम ने तकरीबन 150 हाई कोर्ट के जजेज और सुप्रीम कोर्ट के जजेज के अपॉइंटमेंट में उनका योगदान रहा है। और मैं इस चीज़ के आपकी जो ये चल रहा था कि अमित शाह के केस के कारण से किया, ये बात मुझे नहीं लगती। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वोट से तो अपना जीत लिया, वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम कितना जुडिशरी को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं। उन्होंने इनकी रिक्वेस्ट आई जब सदाशिवम साहब की कि मेरे को गवर्नर लगाओ, वो यहाँ 2 महीने से आफ्टर रिटायरमेंट यहीं दिल्ली में बैठे थे और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे इसकी जानकारी नहीं कि रिक्वेस्ट उनकी तरफ से आई या किसकी तरफ से, मैं नहीं सत्यापित कर सकता। हमें पता है, आपको पता है, ठीक। तो पर जब उन्होंने प्राइम इनके वो छोड़िए, आपकी आपत्ति का आधार क्या, कौन किससे पूछा, वो यहाँ इतना महत्वपूर्ण नहीं तो ये कि भाई इससे हमारी डिग्निटी जो जुडिशरी की है वो नीचे आ जाएगी। कैसे आगे? पहले भी लोग बनते रहे हैं। नहीं, जब वो पहले जो बने राज्यसभा का सांसद बन सकते तो राज्यपाल क्यों नहीं बन सकते? यही फर्क है। राज्यसभा के सदस्य जो रंगनाथ मिश्रा जी बने थे, रिटायरमेंट के 7 साल के बाद बने थे। ये आज तो 5 महीने पूरे नहीं हो रहे जब ये बन रहे हैं। और जस्टिस फातिमा बीबी का भी उदाहरण दिया। जस्टिस फातिमा बीबी जो हैं रिटायर हुई थी 1992 में, और उनको गवर्नर जो है 25 जनवरी 1997 को लगाया। तो वो भी 2 साल, आप कह रहे हैं कि 2 साल का जो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है उसकी वजह से 5 साल के बाद वो लगी। ठीक है। तो और ये जो और जजेज को कभी भी इस तरीके से नहीं लगाया गया। और जजेज जस्टिस सदाशिवम खुद कह रहे हैं कि जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी तो आर्बिट्रेशन का काम करते हैं या कॉर्पोरेट का काम करते हैं। किसी ने भी वो जो एक काम लीगल काम देख रहे हैं वो कभी किसी के नौकरी नहीं कर रहे। आप जो गवर्नर हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जरूर हो, परंतु आपको 1 ही मिनट में हटाया जा सकता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। प्रभात जी, इनके डॉक्टर अग्रवाल की बातों के संदर्भ में 2 बातें उन्होंने कही कि एक उदाहरण दिया कि सदाशिवम रिटायरमेंट के 4 या 5वें महीने में राज्यपाल बन जाते हैं, बाकी जो 2 उदाहरण हैं वो 2 साल के बाद अलग अलग समयों में बनते हैं। एक बात ये, जब राज्यपाल बदले जा रहे थे तब ये दलील दी जा रही थी कि राज्यपाल उसी विचारधारा का होना चाहिए जिस विचारधारा की सरकार होती है, ताकि एक तालमेल बने। अब इस लाइन से अलग करके सदाशिवम साहब की नियुक्ति को कैसे अलग देखा जाए? देखिए, कैसे देखेंगे ये उनको देखना जो लोग देखें। हम तो इसको इस निगाह से देखते हैं कि देश का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनैलिटी अगर राज्यपाल बनते हैं तो उससे देश को नुकसान नहीं है, प्रदेश को नुकसान नहीं है। और अगर ये प्रयोग होता है तो कहीं, अब इसको अपनी अपनी निगाह से दलीलें दे सकते हैं। अब देखिए, अमित शाह की बात आपने ही कही और अग्रवाल जी ने भी कहा अभी, कितना तुच्छ बात है कि अब उन्होंने केस को महाराष्ट्र शिफ्ट किया था, सेकंड FIR नहीं लिखी थी उन्होंने। लेकिन इस तरह की बात कह के आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या पी सदाशिवम के जितने जजमेंट हुए थे क्या इस तरह के थे? क्या उन्हें अप्रैल में पता लग गया था कि मई 16 को जो परिणाम आएगा उसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी होंगे और उनकी पार्टी की सत्ता आएगी? क्या उन्हें पता था कि 2 महीने बाद हमारे अमित शाह देश के प्रेसिडेंट? यह आरोप नहीं, अब एक प्रयोग है जिसको किया गया। और मैं, आपने जैसे खुद कहा अभी कि
रंगनाथन मिश्र जी को बनाया गया। अब वो 7 साल हो या 2 साल हो या 4 महीने हो, कांग्रेस की सीट पर घोषित रूप से रंगनाथ जी मिश्र आए थे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जा रहे हैं, ये किसी पार्टी के पदाधिकारी होकर थोड़ी जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, और इसको धैर्य से देखना चाहिए। इस पर इस तरह की बात नहीं कर, हाँ बहस होनी चाहिए, गलत होगा सही होगा ये अलग बात है, लेकिन ये बात इस पर चर्चा हो सकती है। राज्यपाल का मूल्यांकन भी करेंगे क्या सीबीआई को बनाना कि नहीं बनाना? नहीं प्रभात जी, अगर आप प्रयोग कह रहे हैं तो क्या राज्यपाल का मूल्यांकन भी होगा क्या, कि कौन सा राज्यपाल सफल रहा, असफल रहा? ठीक है, एक और जो अरुण जेटली और नितिन गडकरी क्या कार्य होते हैं ये आप भी जानते हैं। हाँ ठीक है, आज उनकी क्या स्थितियां ये आप भी जानते हैं, लेकिन एक ऐसा पोस्ट अगर प्रयोग किया गया है तो उस प्रयोग को स्वीकार करना न करें, लेकिन कम से कम उस प्रयोग को मानने की बात क्यों बनाया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सोचना चाहिए। ठीक है, एक और सवाल का जवाब मैं आपसे ले लेना चाहता हूं कि जो अरुण जेटली की बात का जो जिक्र हो रहा है, और मैंने भी किया, जो उन्होंने ब्लॉग लिखा और लीगल सेल में भाषण दिया कि पोस्ट रिटायरमेंट पदों को लेने के लिए जज जो है इस तरह के फैसले देते हैं। अमित शाह जी का बयान है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसले से तय कर लेते हैं जज लोग की कौन सा आयोग किसको मिलेगा। क्या हम इस प्रयोग को उस संदर्भ में देखें कि उन्होंने कुछ ऐसा फैसला दिया तो आपने प्रयोग किया, या आपने कैसे किया, मतलब कैसे देखें? देखिए अरुण जी, संदर्भ देखिए, वो संदर्भ क्या था कहने का और आज निर्णय लेने का संदर्भ क्या है। उस समय हमारी राजनीतिक पोजीशन क्या थी, आज राजनीतिक पोजीशन क्या है, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर बात रख रहा हूं। जैसे इसलिए उस समय की कहीं बात ही लागू होगी। उस घटनाक्रम में क्या क्या होता, काटजू जी के बयान पर क्या कहा था अपने अरुण जी ने। अरुण जी हमारे पार्टी में बहुत इलीगल के मामले में तो सबसे ज्यादा विद्वान है, सबसे ज्यादा निर्णय करते हैं। लेकिन उस समय उन्होंने किन संदर्भ में कहा, यह निर्णय भी तो उनके कान पर डालकर ही हुआ होगा। इसलिए उन संदर्भों को आज ताजा करना उचित नहीं मानता। वो ताजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बात बहुत अच्छी थी, उन बातों की बड़ी तारीफ हुई थी, और पढ़ते हुए मुझे भी लगा कि हाँ इस बात में दम है कि अगर आपके नेता अगर इतनी गंभीरता से कह रहे हैं कि उनको पद नहीं देना चाहिए, इस तरह से कानून, 2 तरह के जज होते हैं, एक जो कानून जानते हैं, एक जो कानून मंत्री को जानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं उन बयानों के संदर्भ में कि सदाशिवम साहब किनको जान रहे थे पहले से। हम कैसे अचानक उन बातों को कि एक लीगल माइंड को, अगर कोई और कहा होता तो कोई बात उतनी ध्यान देने की बात नहीं है। अरुण जेटली जो सिर्फ कानून सोचते हैं और अच्छे दिमाग वाले वकील माने जाते हैं दिल्ली में, वो ये बात कह रहे हैं कि ये सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, देने की बात। वो कह रहे हैं कि ये क्वासी जुडिशियल पोस्ट बने हुए हैं, ट्राइब्यूनल्स के दौर चल रहे हैं, इन सबको खत्म करना चाहिए। इस दिशा में प्रयास करने की बजाय आप संदर्भों में कह रहे थे जी, वो खाली राज्यपाल के संदर्भ में नहीं कह रहे थे रमेश जी। बात कही आपने कि वो दिल्ली, वो देश के वकील रहे हैं। दूसरा, वो राज्यपाल के संदर्भ में नहीं, देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और वो वित्त के बारे में भी सोचते हैं। सवाल ये है, नहीं मैंने उनकी मर्यादा कम नहीं की है, सारे सिस्टम के ऊपर प्रहार किया था, वो सिस्टम के ऊपर प्रहार किया था। इसलिए आज जिन संदर्भों में बात आई है, इस एक्सपेरिमेंट को एनडीए गवर्नमेंट ने क्यों किया है, ये एक सोचने वाली बात होगी। ये निर्णय ये सोच के लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनैलिटी जाना चाहिए। ठीक है आलोक जी, 2 मिनट रुक जाइए। प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रभा जी का आप जवाब आ ही गया, अग्रवाल साहब का भी आ ही गया। क्या हम ये जो संवैधानिक मर्यादा है, कहीं कोई मना तो नहीं है कि राज्यपाल ही बन जाने से उस पद पर रहने वाला व्यक्ति उसकी गरिमा गिरा देता है? ये कैसे साबित होता है, जबकि वही व्यक्ति अगर मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन जाता है तब उसके फैसलों की इस तरह से चुनकर समीक्षा नहीं होती है? अमित शाह, बहुत सारे फैसले हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं, जो कांग्रेस के भी खिलाफ हैं सदाशिवम के दौर में, है ना। और चिश्ती साहब को उनको रिहाई भी दी थी, जो राजस्थान के जेल में पाकिस्तानी नागरिक बंद थे। तो बहुत तरह के फैसले हैं, एक को हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं ये बताने के लिए, साबित क्या कर रहे हैं इससे? नहीं देखिए, मैं जस्टिस सदाशिवम के कोई निजी फैसले को इससे कनेक्ट नहीं करना चाहता। हो सकता है कि कोई उनका निजी फैसला इस सरकार के फैसले से कनेक्टेड ना हो, उनको राज्यपाल बनाने के। लेकिन सवाल ये है कि अगर राज्यपाल का पद और उसकी मर्यादा ऐसी होती कि उसको बिल्कुल एक स्वतंत्र पद माना जाता, कि सरकार, केंद्र सरकार के
कहने पर उनको हटाया ना जा सकता होता, अगर उनका एक सिक्योर पोस्ट होती और उसको एकदम निष्पक्ष तरीके से फंक्शन करना होता, तब हम ये समझ सकते हैं कि रिटायर्ड जजों को उस पद पर नियुक्त कर दीजिए। लेकिन फिर भी सरकार के हाथ में ये फैसला नहीं होना चाहिए कि किस जज को नियुक्त करा जाए या ना किया जाए। यही अरुण जेटली ने बोला था कि इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता, स्वतंत्रता कॉम्प्रोमाइज होती है। अगर सरकार के पास ये अधिकार होता है कि किसी रिटायर्ड जज को किसी पद पर बना दे या ना बनाए, तो उससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आघात होता है। लेकिन राज्यपाल का पद जो है वो तो ऐसा है जो कि हर समय केंद्र सरकार के अधीन रहता है। केंद्र सरकार जब चाहे राज्यपाल को हटा दे, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। तो इससे दो चीजें होती हैं। पहली बात तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि अगर जज लोग ये देखने लगे कि मुझे अपने कार्यकाल के बाद कोई ऐसा पद मिले, इसकी अपेक्षा करने लगे, तो इससे उनकी स्वतंत्रता पर आघात होता है। दूसरी बात, जज के लिए भी, कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कायदे से ये जो पद है राज्यपाल का, मेरी राय में उनके लिए उनकी डिग्निटी के नीचे है। उनको खुद ही ऐसा पद नहीं रखना चाहिए था। इसके लिए जरूरी ये है कि एक दूसरी मर्यादा राज्यपाल के लिए बनाई जाए कि राज्यपाल को बिल्कुल स्वतंत्र माना जाए, केंद्र सरकार जब चाहे उसको हटा ना सके, और किसको राज्यपाल बनाया जाएगा ना बनाया जाए उसके लिए एक आयोग होना चाहिए। मैं तो ये कहता रहा हूं कि कोई भी जज, रिटायर्ड जज को रिटायरमेंट के बाद किसी भी पद पे बैठाने के लिए सरकार के पास ये निर्णय नहीं होना चाहिए, बल्कि एक स्वतंत्र आयोग के पास ये निर्णय होना चाहिए कि उसको किसी पद पर बनाए कि ना बनाए। ठीक है आलोक जी, मैं जानना चाहता हूँ कि चूंकि आप लोगों ने पृष्ठभूमि इतनी खराब कर रखी है कि कुछ भी सवाल बीजेपी से पूछने जाते हैं वो आपका भी निकल आता है, तो पूरा एक तरह से मामला, मतलब दर्शक क्या लोग भी तय नहीं कर पाते कि अगर हम प्रभा जी से सवाल पूछ रहे हैं तो आपसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं। रंगनाथ मिश्रा वाला जो सवाल है, और वैसे और भी कई सवाल हैं कि उदाहरण हैं। एक और किन्हीं जज का नाम रविशंकर प्रसाद दे रहे थे, मैं भी भूल रहा हूँ, असम के, जिनको राज्यसभा दिया गया था। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने लिया है। कांग्रेस से भी प्रश्न पूछा जाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं अग्रवाल साहब ने दो ही जो उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं आज और कल के मीडिया की बहसेस में, उसमें पूरी तरह से क्लियर है। बहस में हाँ। जो भी बहस आई है, डिबेट्स में आई है, प्लूरल ऑफ बहस, तो उसके अंदर जो भी चीजें आई हैं सामने, उसमें बहुत क्लियर है कि 5 साल के बाद और 7 साल के बाद उनको इस तरह के पद पर कहीं पर ले जाया गया है। लेकिन यहां पर इस विशेष केस में बहुत क्लियर है कि जो 2-3 लोग प्रजापति केसेस रहे, अमित शाह जी के केसेस रहे, आप देखिए इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के एक जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक केस लड़ा, आज वो कहां पहुंच गए। इसी तरह से जो वकील रहे उनको क्या पद दिया गया, जो जज इससे जुड़े रहे उनको आज राज्यपाल का पद दे दिया गया। तो मैं देख रहा हूं कि गलत सी परिपाटी हमारे सामने आ रही है, देश के सामने आ रही है, और इस गलत परिपाटी के आने वाले समय में कहीं ना कहीं जुडिशरी के ऊपर कोई ना कोई गलत नकारात्मक प्रभाव आएंगे। 2-3 चीजें अभी सामने आई। आपने अभी कहा अरुण जेटली साहब के और गडकरी साहब के जो स्टेटमेंट्स दिखाए वो अपने आप में पूरी तरह से कंट्राडिक्टरी हैं, जो उन्होंने पहले कहा और आज जिस तरह का उनका जो भी आचरण रहा है, प्रभात जी ने कहा उसके संदर्भ अलग थे। देखिए, प्रभात जी तो जो कह रहे हैं उसमें 2 शब्द उनके बहुत अच्छे समझ में आए मुझे। एक संदर्भ, कि संदर्भ अगर बदल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की परिभाषाएं बदल जाती हैं, उनका आचरण बदल जाता है, उनका चरित्र बदल जाता है। दूसरा उन्होंने कहा कि आपका भी नहीं हो सकता है, कई जगह मेरा भी बदला हो, कांग्रेस पार्टी का भी बदला हो, उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव बहुत अच्छा काम किया, सकारात्मक चीजें हमने ली हैं, कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियां हुई होंगी। लेकिन इन्होंने दूसरा शब्द एक और लिया कि एक्सपेरिमेंट। आपने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप यहां पर अभी सीबीआई के डायरेक्टर के ऊपर 0 टॉलरेंस नहीं दिखा रहे हैं। 3 दिन से एक मुद्दा चल रहा है, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है। आप कई मंत्रियों से मिलते रहे, इनको एक्शन लेना चाहिए था। किसी से भी मिले हैं वो, लेकिन आप 0 टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, आप उसको उजागर कीजिए। आपने केवल सीबीआई के डायरेक्टर के नाम पर वोट ले ली,
वोट लेने के बाद 4 महीने में आपने जो मोइन कुरैशी हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। आज उसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट चीफ जस्टिस के मामले में सामने आ रहा है, जहां पर केरल के अंदर विधायकों की संख्या लगभग बराबर बराबर है। कल को हो सकता है इनका कोई छुपा एजेंडा भी सामने हो। आप में अब बहुत सी चीजें आप देखिए, आर्मी के चीफ हैं, आर्मी के चीफ पहली बार राजनीति में आकर इस तरह से मंत्री बनाए गए। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन जिस परिपाटी का अनुसरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कहीं ना कहीं ये गलत चीजें आ रही हैं। इसका संविधान और इन पदों की गरिमा पर आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव। आप लोगों ने तब क्यों नहीं सोचा जब रंगनाथ मिश्रा को बनाया? रंगनाथ मिश्रा जी, देखिए रंगनाथ मिश्रा जी के समय पर कॉलेजियम सिस्टम और तमाम इस तरह की चीजें नहीं थी, और 7 साल के बाद रिटायरमेंट, क्योंकि 65 साल में जब रिटायरमेंट का समय आता है उसके 7 वर्षों के बाद मैं समझता हूं बहुत ज्यादा चीफ जस्टिस का प्रभाव नहीं रहता है जुडिशरी के तमाम पहलुओं पर। लेकिन जो व्यक्ति 5 महीने पहले 6 महीने पहले जुडिशरी से चीफ जस्टिस की पोस्ट से गया है, उसका कहीं ना कहीं तमाम बहुत बड़ी बड़ी चीजों से प्रभाव रहेगा। और दूसरी चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही, अभी पीछे भारतीय जनता पार्टी ने जब 13 राज्यपालों को हटाने की प्रक्रिया की, उसमें साफ कहा कि केंद्र का नुमाइंदा होता है, वो बेहतर तरीके से राज्य के और केंद्र के बीच में कड़ी का काम कर सकता है। तो वो किस तरह का नुमाइंदा है? चीफ जस्टिस साहब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के टच में थे, ये तो भारतीय जनता पार्टी को आज पूरी तरह से देश के सामने क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ। मेरा ये मानना है कि जुडिशरी के जो हमारे सीनियर जजेज हैं वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं होते। वो तो जनरल बात है, लेकिन पहले रहे तो इन्होंने कौन सा गुनाह किया? जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राज्यपाल बन सकते हैं, हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज राज्यपाल बन सकते हैं, यही फर्क है। एक चीफ जस्टिस को हम क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं? यही जो आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो है, क्योंकि जो गवर्नर का, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, ये गवर्नमेंट की एक ब्रांच जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये जुडिशरी के इंचार्ज रहे नेशनल लेवल पर। परंतु आज ये जा रहे हैं स्टेट लेवल में, और स्टेट लेवल में गवर्नर का काम है जो भी डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसको इम्प्लीमेंट करना। परंतु सबसे बड़ी जो गलत बात है, ये ओहदे में अंदर आ रहा है, एक तो स्टेट लेवल का है। दूसरा जो सबसे बड़ा हमको जो गलत लगता है वकीलों को, कि इनको वो स्पीच देनी पड़ेगी जो वहां का चीफ मिनिस्टर कहेगा। जो स्पीच, जो बजट सेशन होगा, इनॉग्रल स्पीच जो है गवर्नर को, जो चीफ मिनिस्टर के यहां से जो स्पीच आएगी वो बोलनी पड़ेगी, और वो बोलनी नहीं पड़ेगी, उस पर डिस्कशन होगा। एमएलए वहां पर बायकाट कर सकते हैं, हाई के वो कर सकते हैं, उसको कंडेम कर सकते हैं। तो हम जो अपोज करते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, ये अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, वो उससे ऊपर जाते वो ऊपर हैं। हाँ। वो इलेक्टेड पोस्ट है। प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, वो हमें अच्छा लगेगा कि हमारी जुडिशरी की वो ऊपर जा नीचे रहे ना आ हैं। जाए। ये नीचे भी एडिटर से ब्यूरो चीफ ना बन जाएगा, एक एमएलए जो हो सकता है कि जिसके ऊपर केस बने हुए हो, जो खुद क्रिमिनल हो, वो कंडेम कर रहा है, वो बायकाट कर रहा है।